हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक वेलोसिटी ऑफ इमेज ही है। हमने लास्ट क्लास में भी वेलोसिटी ऑफ इमेज की चर्चा की थी, लेकिन लास्ट क्लास में जो हमने केस 1 और केस 2 का डिस्कशन किया था वहाँ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू मिरर था। आज की केस में हम ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऐसे लेंगे कि वो मिरर के पैरेलल हो, और इस पैरेलल केस के लिए हम बेसिकली वेलोसिटी ऑफ इमेज चेक करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम केस 3 को डिस्क्राइब करेंगे। मान लीजिए ये मिरर है और ये फिक्स्ड मिरर है, फिक्स्ड मिरर, और इस फिक्स्ड मिरर को हॉरिजॉन्टल अर्थ सरफेस पे रखा गया है। ये हॉरिजॉन्टल अर्थ सरफेस पे है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। मान लीजिए यहाँ पे एक बर्ड है और इसकी डिस्टेंस मिरर से d पे है, और इस समय जब ये डिस्टेंस d है, हम ऐसा जब कह रहे हैं तो उस समय t1 = t समय है। अब ये बर्ड क्या करता है, अपना मोशन इस तरीके से करता है कि ये पैरेलल टू मिरर हो, उसकी मोशन का डायरेक्शन। तो पैरेलल टू मिरर कहने का मतलब, अगर इसको मैं सेंटर मान लेता हूँ बर्ड का, तो कुछ समय बाद बर्ड का पोजीशन यहाँ पे हो जाता है लाइक दिस, ऐसा। और ये जो समय, जिस समय पे हम बात कर रहे हैं उसको मैं t2 = t + Δt ऐसा लेना चाह रहा हूँ। मतलब जो टाइम इंटरवल की अगर हम बात करें तो टाइम इंटरवल है Δt, और इसमें बर्ड अपना पोजीशन चेंज किया है, और कौन से डायरेक्शन में, पैरेलल टू मिरर के डायरेक्शन में। उस चेंज इन पोजीशन को मैं Δy लिख रहा हूं, तो ये मैंने Δy लिखा। ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है पैरेलल टू मिरर इस डायरेक्शन में, वो बेसिकली किस टाइम इंटरवल के लिए हुआ है, Δt टाइम इंटरवल के लिए हुआ है। तो हम एक रेफरेंस फ्रेम यहाँ पे सेट कर लेते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग डायरेक्शन को लेकर अच्छी हो जाए। तो सपोज ये x है, ये y है, तो ये इसका इनिशियल पॉइंट है। ये आप देख रहे होंगे कि ये इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, एंड ये इसका फाइनल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट। और कौन से टाइम इंटरवल के लिए इनिशियल एंड फाइनल हम डिफाइन कर रहे हैं, Δt टाइम इंटरवल के लिए। अभी तक हमने वेलोसिटी की चर्चा नहीं की है, हमने केवल इतना ही कहा है कि ये t1 = t समय पे बर्ड यहाँ पे था, एंड t2 = t + Δt समय पे बर्ड यहाँ पे है। अगर इसका मिरर से डिस्टेंस देखें तो अभी भी ये d डिस्टेंस पे है। इतनी इंफॉर्मेशन हमको दी गई है, ओके। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे इमेज की चर्चा कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ पे इमेज बनाना चाहूँ तो इस बर्ड का इमेज यहाँ पे ऐसा बनेगा, ये इमेज बना बर्ड का, यहाँ पे भी इमेज बनेगा बर्ड का वैसा ही, लाइक दिस। और इसकी अगर मिरर से डिस्टेंस में देखूं तो अगेन ये भी d रहेगा और ये भी d रहेगा, लाइक दिस। तो ये जो इमेज है ये किस समय के लिए है, ये इमेज, ये t1 = t समय के लिए है। और यहां पे जो आप इमेज देख रहे हैं वो बेसिकली t2 = t + Δt समय के लिए है। आप इसको ऐसा समझिए कि ये बर्ड यहाँ पे ऐसा 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 फड़फड़ा रहा है और धीरे धीरे ऊपर की ओर मूवमेंट दे रहा है, अपना मूवमेंट धीरे धीरे ऊपर की ओर दे रहा है। मतलब हम इसकी ऐसी मान सकते हैं कि जो इसका मोशन है वो पैरेलल टू मिरर है।
हम इस रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में ऐसा कह सकते हैं कि इस बर्ड का मोशन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है। बर्ड का जो मोशन है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। मैंने ऐसा क्यों कहा बर्ड का मोशन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है? क्योंकि समय के साथ जो चेंज हो रहा है पोजीशन में, आप देख रहे होंगे ये डेल्टा वाई पोजीशन चेंज हो रहा है, या इसको हम डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं। ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई है डेल्टा वाई, वो बेसिकली क्या है? वो मोशन को बता रहा है, और भी कौन से डायरेक्शन पे? वाई डायरेक्शन पे। तो हम ऐसा कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डेल्टा वाई। और इसका अगर कंप्लीट इंटरप्रिटेशन देना है इस डिस्प्लेसमेंट का, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि डेल्टा वाई तो इसका मैग्नीट्यूड है। चूंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम यहां पे लिखेंगे पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। इसका जो डायरेक्शन है वो है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। ये तो हो गई ऑब्जेक्ट की बात। और ये कौन से टाइम इंटरवल के लिए इसको डिफाइन किया गया है? डेल्टा टी टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन किया गया। सिमिलरली अगर मैं इमेज के लिए यही डिस्प्लेसमेंट की चर्चा करूं, तो आप देख रहे होंगे कि इमेज भी ये डिस्प्लेसमेंट लिया है, और ये डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा वाई। डेल्टा वाई तो उसका मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का, लेकिन व्हाट अबाउट साइन, डायरेक्शन? डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्शन अभी भी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, ऊपर की ओर ही ये इमेज बना है। इसका मतलब मैं यहां पे ये कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज इज इक्वल टू डेल्टा वाई, और ये भी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन पे है। ये भी किस डायरेक्शन पे है? पॉजिटिव वाई डायरेक्शन पे है। कहने का मतलब ऑब्जेक्ट एंड इमेज दोनों ही पॉजिटिव वाई डायरेक्शन पे डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं। कौन से टाइम इंटरवल के लिए? डेल्टा टी टाइम इंटरवल के लिए। अगर इस डेल्टा टी टाइम इंटरवल को मैं बहुत छोटी क्वांटिटी ले लूं, टेंड्स टू 0 ले लूं, तो मुझे जो वेलोसिटी मिलेगी वो वेलोसिटी कौन सा वेलोसिटी रहेगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या सिंपली हम उसको वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। तो इनके लिए मैं क्या लिख सकता हूं? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको मैं इस तरीके से डिफाइन करूंगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी, और यहां पे रहेगा पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। लास्ट क्लास में आपको याद होगा कि यहां पे हमने लिखा था डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, और इसको लिखे थे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो मैंने जैसे ही कहा है कि जब भी हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं तो डायरेक्शन के बारे में बात करना ना भूलें। डायरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यहां पे ये जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है। तो हमें यहां पे क्या नजर आ रहा है कि यहां पे जो डेल्टा टी है उसका मतलब है टेंड्स टू 0, बहुत छोटी क्वांटिटी। तो ये हमारे पास क्या निकल के आया? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट निकल के आया। सिमिलर फैशन में हम ये लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज, और इस वेलोसिटी ऑफ इमेज को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे, और ये भी क्या होगा? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी, ये भी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। आप देख रहे होंगे कि यहां पे भी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है, यहां पे भी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है। इसका मतलब मुझे किसी प्रकार की कोई चेंजेस नहीं करनी पड़ेगी एक पॉजिटिव वाई डायरेक्शन को कॉमन निकालने के लिए। और ये जो क्वांटिटी आप देख रहे होंगे, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों ही सेम है। मैं दोनों के डायरेक्शन को कॉमन निकाल लिया, उसके बाद अगर मैं मैग्नीट्यूड की भी चर्चा करूं तो दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, प्लस माइनस भी दोनों के सेम है। तो इस तरीके से मैं एक कंक्लूजन यहाँ पे लिख सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये एक कंक्लूजन हमारे पास
निकल के आया कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन जब भी आप इस फॉर्मूला को यूज करते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये जो वेलोसिटी ऑफ इमेज है वो कैसा है, पैरेलल टू मिरर है, मिरर के पैरेलल है, परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर होने पे यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा, लेकिन अगर पैरेलल टू मिरर है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो हमें ये चीज ध्यान रखना है, नोट, इस फॉर्मूला को तभी यूज करना है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट described here is parallel to mirror। ये पैरेलल टू मिरर है तभी मुझे यूज करना है। लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कशन किया था उसमें जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे थे वो परपेंडिकुलर टू मिरर था। ये जरूर ध्यान रखें, अदरवाइज मिस्टेक हो सकती है और आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं कि ये भी फार्मूला है वो भी फार्मूला है, दोनों को क्या मिल लगे। नहीं, दोनों की स्पेसिफिक मीनिंग है। हमने जो लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था वहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लिया था वो क्या था, परपेंडिकुलर टू मिरर था, एंड वेलोसिटी ऑफ मिरर जो लिया था वो पैरेलल टू ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी था। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए कि कहाँ पे हम क्या फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, उसके कंपोनेंट्स किस तरीके से वेलोसिटी के हैं, डायरेक्शंस किस तरीके से हैं, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी हम वेक्टर क्वांटिटी के साथ डील करते रहते हैं तब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो ये एक केस था जो हमने डिस्कशन किया यहाँ पे। तो ये कंक्लूजन एंड ये फार्मूला आप याद रखें। एक और केस के बारे में मैं डिस्कशन करना चाहूँगा, केस नंबर 4। केस नंबर 4 बड़ा सिंपल है। ये मान लीजिए एक मिरर है, एक लॉन्ग मिरर है, आप ऐसा समझिए, और यहां पे अगेन एक बर्ड है, ये एक बर्ड है। और जब भी मैं मिरर और बर्ड की कल्पना कर रहा हूं तो ये एक पर्टिकुलर टाइम, सपोज मैंने टाइम टी लिया, उस समय इस मिरर और ये बर्ड की पोजीशन की कल्पना कर रहा हूं। मान लीजिए ये t1 समय पे d डिस्टेंस पे है मिरर से, तो यहां पे इमेज जो बनेगा वो भी d डिस्टेंस पे बनेगा t1 समय पे ही। ये मुझे क्लियर है। अभी मुझे क्या करना है, बेसिकली इस मिरर को v मिरर वाले वेलोसिटी से ऊपर की ओर मूव कराना है। मान लीजिए कि आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मैं क्या मान रहा हूं कि ये रेस्ट है, ये रेस्ट में है, और इस बार मिरर मूव कर रही है। एकदम सिंपल केस हमने लिया है कि केवल मिरर मूव कर रही है। तो क्या इमेज को किसी प्रकार की वेलोसिटी मिलेगी मिरर के मूव करने से? मिरर को मूव करने से इमेज को किसी प्रकार की वेलोसिटी नहीं मिलेगी अगर मिरर की वेलोसिटी कुछ इस तरीके से है। कहने का मतलब, अगर मैं यहाँ पे एक रेफरेंस फ्रेम सेट कर लूँ डायरेक्शन की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, तो अगर मिरर का डायरेक्शन y डायरेक्शन पे है, मतलब या तो पॉजिटिव y डायरेक्शन पे हो मिरर का मूवमेंट या फिर नेगेटिव y डायरेक्शन पे हो मिरर का मूवमेंट, अगर इस तरीके से है मिरर का मूवमेंट, तो इसको किसी प्रकार की वेलोसिटी नहीं मिलेगी। किसको नहीं मिलेगी? इमेज को। इमेज को किसी भी प्रकार की वेलोसिटी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो ये जो इमेज बना है वो भी रेस्ट में रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी पे जा रहा है, अब उसकी वेलोसिटी कैसी है वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो कल वाले केस हो जाएगा, अगर पैरेलल है तो केस नंबर 3 हो जाएगा। मेरा इतना ही कहने का मतलब है कि इस वेलोसिटी का, मिरर के इस वेलोसिटी कंपोनेंट का कोई यूज नहीं है इमेज की वेलोसिटी में, किसी प्रकार का यूज नहीं है। आप देख रहे होंगे कि अगर मान लीजिए मैं t1 पे ये डिस्क्राइब कर रहा हूं और मैं t2
t प्लस डेल्टा टी के लिए अगर मैं बात करूं तो ये हो सकता है ये मिरर का पोजीशन अभी यहां पे है, उसके बाद खिसक के यहां पे हो जाए, ये मिरर जो है खिसक के यहां पे हो जाए लाइक दिस। उससे क्या फर्क पड़ेगा? अगर मिरर यहां पे नहीं भी है तब भी इसका इमेज तो बनेगा यहीं पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इमेज पे इमेज की पोजीशन किसी प्रकार की चेंज नहीं हो रही है, और तब तक चेंज नहीं होगी जब तक कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। इसका मतलब सिंपल है कि इस कंपोनेंट का कोई यूज नहीं है। तो यहां पे क्या होगा? यहां पे ये भी रेस्ट में रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इमेज भी रेस्ट में रहेगा इस केस के लिए। क्यों ऐसा रहेगा? क्योंकि इसके मूवमेंट से इसके इमेज की पोजीशनिंग में किसी प्रकार की चेंज नहीं होगा। हमने ये देखा है, चाहे इसके ये इन फ्रंट रहे, ये जो ऑब्जेक्ट है मिरर के फ्रंट में रहे या फ्रंट में ना भी रहे, हमने ऐसे केस भी देखा है। ऐसा जरूरी नहीं है कि मिरर इसके ठीक सामने होना चाहिए। मिरर अगर नहीं भी है, मिरर की ये पोजीशनिंग यहां भी चली जाए ना, तब भी इमेज तो यहीं बनने वाला है। इमेज की पोजीशनिंग में किसी प्रकार के चेंजेस नहीं आएंगे। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि मिरर की वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन पे है, वाई डायरेक्शन पे है, चाहे अपवर्ड रहे चाहे डाउनवर्ड रहे, तो उसमें इमेज की वेलोसिटी में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। यदि मिरर का वेलोसिटी इस एज्यूम्ड रेफरेंस फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर वाई डायरेक्शन में है, यदि y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है, तो इस इमेज को किसी प्रकार का वेलोसिटी कंपोनेंट नहीं मिलेगा इस मिरर के कारण। इस मिरर का स्थिर रहना, इस डायरेक्शन पे वेलोसिटी में रहना सब समान है, सब समान केस है, आप ऐसा मान सकते हैं। मतलब ये वाला वेलोसिटी कंपोनेंट जो मिरर का है, इसके वेलोसिटी कंपोनेंट में भाग नहीं लेती है, ये आप मान के चलिए। मतलब हम ऐसे केस की कल्पना कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और इलॉबरेट करना चाहूँ। मान लीजिए कि ये ऐसा ही है, हम एक इसी पे ही 4A एंड 4B केस की चर्चा मैं कर रहा हूँ। आप ऐसा मानिए, मान लीजिए कि वेलोसिटी अभी ऐसा है, तब मैं इसको कैसे करूंगा? 4A केस ये है कि इसकी वेलोसिटी अगर मैं ऐसा दे दूं, इसको मैं लिख दूं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और इस डायरेक्शन पे दे दूं, तो ये केस नंबर 1 हो जाएगा। केस नंबर 1 में हमने क्या माना था? ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे है, तो इसकी वेलोसिटी हमने क्या लिखा था 4A केस के लिए? तो इसके 4A केस के लिए हम ये लिख सकते हैं, जो केस 1 नंबर 1 के लिए था, कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये केस नंबर 1 की तरह है, जस्ट लाइक केस नंबर 1 की तरह है 4A केस। 4A केस में जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है वो x डायरेक्शन पे है। अगर केस 4B केस की बात करूं तो इसमें जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है वो मान लीजिए y डायरेक्शन पे है, मतलब केस नंबर 3। अगर ये केस नंबर 3 के लिए बारे में हम डिस्कशन करें, मतलब 4B केस के लिए डिस्कशन करूं, तो मैं सिंपली ये लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। आप देख रहे होंगे कि ये जो वेलोसिटी ऑफ मिरर है, इसका ना तो यहां पे रिफ्लेक्शन हुआ ना तो यहां पे रिफ्लेक्शन हुआ, ये यूजलेस है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ज़रूर इसको ध्यान रखें कि इस कंपोनेंट जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है मिरर का, उसका कोई यूज़ नहीं है। तो ये आपके 10th लेवल पे हम इतना ही अंडरस्टैंडिंग लेके चलेंगे। इसमें एक और प्रॉब्लम है जिसमें वेलोसिटी न तो प्योरली x डायरेक्शन पे होती है ऑब्जेक्ट की, न तो प्योरली y डायरेक्शन पे होती है ऑब्जेक्ट की, मतलब x डायरेक्शन से कुछ एंगल बना के होती है। ऐसे केस को अगर मुझे डील करना है तो मुझे एक और केस लेना पड़ेगा, और इस केस को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट बना सकते हैं जब मिरर की भी वेलोसिटी न तो प्योरली x डायरेक्शन पे है और न तो प्योरली y डायरेक्शन पे है। तो ऐसे केस को हम कैसे डील करेंगे? ऐसे केस को डील करने का मेथड हम 11th की क्लास में सीखेंगे, इसलिए अभी फ़िलहाल मैं कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा कि ऐसे केसेस को कैसे डील करते हैं।
डेफिनेटली अगर आप कॉन्सेप्ट कॉर्नर पे बने रहेंगे तो 11th की क्लास में मैं ज़रूर इस केस को डिस्कशन करूँगा। थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं डायरेक्शंस के बारे में, क्योंकि हमने डायरेक्शंस का कई बार इस्तेमाल किया है कि v = u + at में कैसे करना है। हमने लास्ट टाइम भी डायरेक्शंस की कुछ एप्लीकेशंस देखे थे, लेकिन मैं एक नट सेल में आपको फिर से चीज़ों को बताना चाहता हूँ, डिस्क्राइब करना चाहता हूँ कि डायरेक्शंस जब दिए हों, रेफरेंस फ्रेम जब आप अपने दिमाग में लेके चलते हैं तो कैसे डायरेक्शंस को यूज़ करना है और उससे क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। तो चलिए अभी उसको देखते हैं। फ्रेंड्स, जब भी हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं तो हम वहाँ पे दो चीज़ों को निरूपित करते हैं। ये मैं कई बार इस चीज़ को दोहरा चुका हूँ, लेकिन अभी फिर से दोहराते हैं। वेक्टर क्वांटिटी, इसका सीधा सा मतलब है हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे, मैग्नीट्यूड एंड दूसरा डायरेक्शन। इसमें होता क्या है कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी, कोई भी, उसको प्रॉपर मेजरमेंट करने के लिए हमें एक रेफरेंस सिस्टम यूज करना पड़ता है। ये रेफरेंस सिस्टम बताता क्या है? बेसिकली डायरेक्शन बताता है, और समटाइम्स वहाँ से हम मेजरमेंट करते हैं, ऐसा भी हम मान सकते हैं। तो ये x, y, चाहे तो आप z कंपोनेंट भी ले सकते हैं, ब्लैक बोर्ड से बाहर निकलता हुआ z कंपोनेंट। तो चलिए मैं z कंपोनेंट भी लिख देता हूँ, लेकिन आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि आपकी स्टैंडर्ड बहुत अभी क्लास 10th लेवल की ही है, तो आप एक्स वाई पे ही अपने आप को कन्फाइंड रखें। तो मान लीजिए ये एक रेफरेंस फ्रेम है, हम इसको क्या बोलते हैं? रेफरेंस फ्रेम। उसके बाद अगर कोई पार्टिकल है, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, यहां से ऐसा मूव कर रहा है, इसका फाइनल पॉइंट। तो आपको क्या पता चल रहा है? इसका जो डायरेक्शन है समय के साथ, समय जैसे जैसे चेंज होता जा रहा है, मान लीजिए ये t1 है, यहाँ पे t2 समय है, तो डेल्टा t को हम डिफाइन करेंगे t2 - t1। ये जो टाइम इंटरवल है डेल्टा t = t2 - t1, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कौन से डायरेक्शन पे है? पॉजिटिव x डायरेक्शन पे है। डिस्प्लेसमेंट कौन सा डायरेक्शन पे है? पॉजिटिव x डायरेक्शन पे। तो इसके मैग्नीट्यूड को मैं डेल्टा x कहूंगा। इसके जो मैग्नीट्यूड है उसको मैं क्या बोलूंगा? डेल्टा x। ये डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल कैसे मोशन कर रही है उसके अकॉर्डिंग ऐसा भी हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करेंगे। तो मान लीजिए पहले पार्टिकल यहां से यहां जाती है, तो हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। मान लीजिए इसको A पॉइंट देता हूं, मैं इसको B पॉइंट देता हूं, फ्रॉम A to B। इसको मैं क्या लिखूंगा? इसको मैं लिखूंगा डेल्टा x पॉजिटिव x डायरेक्शन। जो डेल्टा x है बेसिकली वो मैग्नीट्यूड को बता रहा है, और ये जो पॉजिटिव x डायरेक्शन दिए हैं बेसिकली वो डायरेक्शन को बता रहा है। विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? विथ रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस फ्रेम। अगर पार्टिकल, अब इसी चीज को मान लीजिए कि पार्टिकल B to A आ रहा है, पार्टिकल B to A आ रहा है, तो अगेन ये चीज तो डेल्टा x ही रहेगी, मैग्नीट्यूड तो डेल्टा x ही रहेगा। लेकिन अब ये इनिशियल पॉइंट हो जाएगा और ये फाइनल पॉइंट हो जाएगा, मतलब जो एरो साइन है वो ऐसा लग जाएगा। अगर ऐसा लग गया तब ये फाइनल जो है वो इनिशियल पॉइंट हो जाएगा एंड इनिशियल पॉइंट जो है वो फाइनल पॉइंट हो जाएगा, मतलब दोनों रिवर्स हो जाएंगे। ऐसे केस में अगर B to A आ रहा है तो मैं ऐसा लिखना चाह रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम B to A। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल देखूं फ्रॉम B to A, तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा कि ये डेल्टा x है एंड नेगेटिव x डायरेक्शन पे है। आप देख रहे होंगे कि इसका जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव x की तरफ है। क्यों? क्योंकि इधर इधर नेगेटिव x है और इधर पॉजिटिव x है।
तो इधर की ओर है, इसलिए हम बोलेंगे कि ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन पे है। इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, एक चीज, अगर यहां पे प्लस है साइन, कुछ नहीं लिखा है मतलब प्लस है साइन, उसका सीधा सा मीनिंग है कि यहां पे जो चीजें लिखी गई है उसी डायरेक्शन पे ये क्वांटिटी, जिस वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं वो क्वांटिटी है। मतलब कौन सा डिस्प्लेसमेंट जो है पार्टिकल का वो है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे। सिमिलरली यहां पे भी आप देख पाएंगे कि पॉजिटिव साइन है, मतलब इस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है b टू a वो भी कैसा हो रहा है, यहां पे पॉजिटिव डेल्टा x लिखा है, मतलब नेगेटिव x डायरेक्शन पे। यहां पे जो डायरेक्शन लिखी गई है उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसका मूवमेंट हो रहा है। मतलब कौन सा डायरेक्शन पे, नेगेटिव x डायरेक्शन पे इसका मूवमेंट हो रहा है। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका इसी चीज का एक और रिप्रेजेंटेशन भी है, हमने कई बार इसको यूज किया है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम B टू A इज इक्वल टू, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, डेल्टा x पॉजिटिव x डायरेक्शन। यहां पे जो नेगेटिव लिखा गया है, नेगेटिव साइन जो यहां पे लिखा गया है, इसका सिंपल मीनिंग होता है कि यहां पे जो डायरेक्शन लिखा गया है उसके अपोजिट डायरेक्शन पे, यहां पे जो चीजें लिखी गई है उसके अपोजिट डायरेक्शन पे मोशन हो रही है। मतलब अगर मैं ये एज्यूम करता हूं कि ये डेल्टा एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन पे है, क्योंकि यहां पे नेगेटिव आ गया, मतलब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन पे है, हम ऐसा बोलेंगे। मान लीजिए कहीं पे ऐसा लिखा है माइनस डेल्टा एक्स नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, मान लीजिए कहीं पे ऐसा लिखा है। इसका मतलब क्या है, मैं नेगेटिव एक्स डायरेक्शन को मान रहा हूं, मैं नेगेटिव एक्स डायरेक्शन को मान रहा हूं, लेकिन यहां पे नेगेटिव साइन है, इसलिए नेगेटिव एक्स डायरेक्शन का अपोजिट मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। इसका मीनिंग क्या हुआ, इस चीज का मीनिंग ऐसा हुआ कि डेल्टा एक्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये चीज हुआ। मान लीजिए कहीं पे ऐसा लिखा है डेल्टा एक्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो इसका मतलब क्या होगा, इसी चीज का ऐसा मीनिंग है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। सेम चीज, मतलब यहां पे नेगेटिव साइन बस इतना ही बताता है कि जो यहां पे हम डायरेक्शन लिखे हैं उसका अपोजिट। और यहां पे अगर कोई चीज पॉजिटिव लिखी गई है, सपोज यहां पे कोई चीज ऐसा लिखा गया है पॉजिटिव डेल्टा एक्स नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, इसका सीधा सा मीनिंग है कि यहां पे जो डायरेक्शन लिखी गई है उसी डायरेक्शन पे ये क्वांटिटी है, इसलिए यहां पे पॉजिटिव है, उसी डायरेक्शन पे क्वांटिटी है इसलिए पॉजिटिव है। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि यहां पे नेगेटिव साइन का मतलब क्या है। यहां पे नेगेटिव साइन का मतलब यह है कि जो डायरेक्शन यहां पे लिखी गई है उसके अपोजिट डायरेक्शन को आपको लेना है, डायरेक्शन का मीनिंग ऐसा है। अब मैं ये पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से डायरेक्शंस क्यों लिख रहा हूं, मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि सम टाइम्स हम लोग क्या करते हैं, कुछ हमारे पास फॉर्मूला होता है जो कि पूरा वेक्टर क्वांटिटी होता है, जैसे v इज टू यू प्लस ए टी, आप ये पढ़ते हैं, लेकिन इसका सही डिनोट इस तरीके से होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इनके पूरे वैल्यू v की वैल्यू, u की वैल्यू, a के वैल्यू को विथ साइन लेनी पड़ेगी, विथ साइन मुझे रखना पड़ेगा। तो मुझे ये क्लियर होना चाहिए कि कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। और इस पूरे इक्वेशन में एक चीज और क्लियर रखिएगा, इस पूरे इक्वेशन को या तो मैं नेगेटिव x डायरेक्शन मान के बनाऊंगा या तो मैं पॉजिटिव x डायरेक्शन मान के बनाऊंगा। कहने का मतलब या तो आप पूरा का पूरा प्योरली पॉजिटिव x मानिए या पूरा का पूरा प्योरली नेगेटिव y मानिए। सो तभी तो ये प्लस माइनस के फॉर्म पे आएंगे, अदरवाइज प्लस माइनस के फॉर्म में कैसे आएगा, नहीं आ पाएगा। अगर आप यहां पे लिखते हैं कि u डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव x है और a लिखते हैं पॉजिटिव x, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, इनफैक्ट बना नहीं पाएंगे। हमको डायरेक्शंस को कॉमन निकालने रहते हैं।
और ये हमने देखा भी था कि लास्ट एग्जाम्पल में कि किस तरीके से हमने कॉमन निकाला था डायरेक्शंस को। डायरेक्शन ऑलवेज यहाँ से कॉमन निकलेगा। यहाँ से अगर कोई डायरेक्शन कॉमन निकलेगा, इसका मतलब या तो पूरे के पूरे नेगेटिव एक्स डायरेक्शन वाले चीज़ होने चाहिए या तो पूरे के पूरे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन वाले चीज़ होने चाहिए, तभी हम कॉमन निकाल सकते हैं डायरेक्शंस को, तभी नहीं निकाल सकते। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा, तभी आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं एंड इसमें भी विदाउट फेल्योर सभी चीज़ों को आप पुट कर सकते हैं। तो ये चीज़ था कि वेक्टर क्या चीज़ होती है, वेक्टर के अकॉर्डिंगली हमको किस तरीके से डायरेक्शंस को पुट करने होते हैं, मैग्नीट्यूड क्या चीज़ होता है, वो हमें ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है। ये नॉट ओनली डिस्प्लेसमेंट की बात थी, मैंने तो डिस्प्लेसमेंट का एक एग्जांपल लिया था, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, बस इसमें ये देखना होता है कि क्वांटिटी किस डायरेक्शन पे है और मुझे इक्वेशन पे एक कॉमन डायरेक्शन सेलेक्ट करने होते हैं सभी पैरामीटर्स के लिए। अगर सभी पैरामीटर्स के लिए मैं एक कॉमन डायरेक्शन सिलेक्ट नहीं कर पाऊंगा तो मैं इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, प्रॉब्लम हो जाएगा मुझे सॉल्व करने के लिए। तो ये जो इक्वेशंस लिखे जाते हैं वेक्टर वाले, एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस के लिए लिखे जाएंगे या फिर एक पर्टिकुलर कंपोनेंट्स, डायरेक्शन के एक पर्टिकुलर कंपोनेंट्स के लिए लिखे जाएंगे। अब कंपोनेंट क्या चीज़ होता है आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो हम लोग वो डिस्कस बाद में करेंगे। आप अभी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बस इतनी रखिए, या तो मैं इस इक्वेशंस को प्योरली एक्स डायरेक्शन के लिए लिखूंगा या प्योरली वाई डायरेक्शन के लिए लिखूंगा, और अगर मैं प्योरली एक्स डायरेक्शन के लिए लिखूंगा तो उसमें भी मैं पॉजिटिव वाई डायरेक्शन के लिए लिखूंगा या नेगेटिव वाई डायरेक्शन के लिए, पूरे के पूरे पैरामीटर्स को ऐसा सेट करूंगा। अगर मैं वाई डायरेक्शन के लिए लिखता हूं तो पूरे पैरामीटर्स को पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई, अगर एक्स डायरेक्शन को तो पूरे के पैरामीटर्स को पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, इससे आपकी प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाएगी इस कॉन्सेप्ट से। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिरर की कुछ और कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, उसमें हम डेविएशन ऑफ इंसिडेंट रे इसका स्टडी करेंगे कि जब एक रे मिरर पे टकराती है तो उसके इनिशियल पाथ से कितना डिग्री डेविएट होती है। और यही कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लार्ज बन जाता है जब 2-3 मिरर की कॉम्बिनेशंस होती है, तो वहाँ पे हमें पता करना होता है कि इनिशियल पाथ से कितना डिग्री मिरर का इंसिडेंट रे, मिरर पे पड़ने वाली इंसिडेंट रे डेविएट हुई है। तो चलिए कॉन्सेप्ट कॉर्नर पे तब तक बने रहिए, एंजॉय करिए कॉन्सेप्ट्स को, फिजिक्स को। थैंक यू।